आई होप आपको स्क्रीन विजिबल है। यस मैम। यस मैम। ठीक, तो आज हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। बेटा चाहे कॉन्सेप्ट आपके चाहे आपका मतलब पर्सपेक्टिव बोर्ड को लेकर हो, चाहे कंपटीशन को लेकर हो, दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके एक्सप्रेशंस, इसके रिजल्ट्स काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो आई होप आप इसको अच्छे से करो। ठीक है, लेट मी राइट द नेम फर्स्ट, थर्मोडायनेमिक्स। बहुत लोड लेके नहीं चलेंगे, आई नो आपने ये केमिस्ट्री में पढ़ा है, लेकिन मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि वहीं से कॉपी पेस्ट कर लो। ठीक है, बस मैं तो बल्कि ये बोलने वाली हूँ कि जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, कीप इट असाइड, साइड में रखकर इसको पढ़ो। ठीक है, जैसे पढ़ाया जा रहा है कोशिश करो आप उसको असाइड कर पाओ। मुझे पता है इट्स वेरी डिफिकल्ट, जब कोई चीज पहले पढ़ लेते हो तो आप बार बार उससे रिलेट कर देते हो, बट जस्ट ट्राई। ठीक है, देखो थर्मोडायनेमिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, थर्मो एंड डायनेमिक्स। बेटा थर्मो का मतलब क्या था? टेम्परेचर। हीट। हीट, हीट। ठीक है तन्वी, ओके मैम। बेटा इट्स हीट। और डायनेमिक्स क्या है? आप इसे मोशन बोल लो या फिर स्टडी ऑफ मोशन बोल लो। भाई एक बात बताओ, हमने जो स्टार्टिंग में मैकेनिक्स पढ़ी होगी, जैसे कि मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, उसमें हम क्या करते थे? उसमें हम किसी भी मोशन को मतलब कंडीशन हमें गिवन होती थी, हम बिना उसे प्रैक्टिकल करे हुए हम बता सकते थे विद द हेल्प ऑफ फ्यू इक्वेशंस कि किस पॉइंट पे क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, किस पॉइंट पे किधर वेलोसिटी होगी, किधर एक्सेलरेशन होगा। बताओ ऐसा करते थे ना, बिना उसको एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करे हुए, सिर्फ इक्वेशंस की हेल्प से। तो ये क्या था? हमने मोशन की स्टडी की, दैट इज द डायनेमिक्स। अभी हम क्या करेंगे? हम हीट के साथ भी यही करेंगे, हम हीट के डायनेमिक्स को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। इज दैट कूल? यस मैम। यस मैम। ओके ओके। अगर आप कोई बुक उठाते हो उसमें थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन देखो, तो वो आपको यही बताएगा कि थर्मोडायनेमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the, ध्यान से सुनना, which deals with the basic laws that govern the energy transformation या एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, एनर्जी का ट्रांसफर या एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन, इनको जो बेसिक लॉज गवर्न करते हैं, उन लॉज की स्टडी थर्मोडायनेमिक्स है। क्या हमको बेसिक आइडिया आया? यस मैम। ठीक है, अगर मैं आपको एक क्रक्स देना चाहूँ इस पूरे चैप्टर का, एक समरी सा देना चाहूँ, क्रक्स वही होता है, वी हैव 3 लॉज हियर, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड जीरोथ लॉ। काफी सुनने में अजीब लगता है कि भाई जीरोथ लॉ तो हमने नहीं सुना, थर्ड लॉ, फोर्थ लॉ, ऐसा कुछ होता है, बट इसकी भी एक स्टोरी है। देखो आपका जो फर्स्ट लॉ है वो बात करेगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। ठीक है, लेट मी राइट इट हियर, ये बात करेगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। आपने कई बार कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ी होगी, आपने मास की टर्म्स में पढ़ी होगी, चार्ज के टर्म में पढ़ी होगी, ये सबको क्लब करके रखेगा। ठीक है, द सेकेंड थिंग इज डायरेक्शन। ये जो सेकेंड लॉ है ना, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस की बात करेगा। एक हल्का सा मैं जस्ट आपको समझ में आया उसके लिए सोचो, एक फ्लोर है, ठीक है, उस फ्लोर पे एक बॉक्स है, आप उसको पुश कर रहे हो, आप उस पर फोर्स लगा रहे हो, आपने फोर्स लगाई, डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी कि क्या हुआ? बोलो, फोर्स लगाई, डिस्प्लेसमेंट हुआ, वर्क डन। वर्क डन। बिल्कुल, वर्क डन हुआ। अब ये वर्क डन आप कैसे और फील कर सकते हो कि फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन भी तो लग रहा है ना वहां पे, तो ये जो वर्क डन है ये इन द फॉर्म ऑफ हीट चला गया, है ना भाई, आपने जो फोर्स लगाई उसकी वजह से फ्रिक्शन आया, तो बेसिकली क्या हुआ, हमारा वर्क डन हीट की फॉर्म में चला गया, फ्लोर हीट मतलब हीटेड अप हो गया। अब एक बात बताओ, क्या इसका रिवर्स प्रोसेस पॉसिबल है? रिवर्स कैसे? कि आप फ्लोर को हीट कर दो तो क्या बॉक्स मूव कर जाएगा? नो मैम। नहीं करेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, हम ठंड का टाइम है ना, बहुत हाथ रब वगैरह करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, फ्रिक्शन की वजह से हीट आ रही है। अब क्या हम अपने हाथ गैस के ऊपर रख दें तो क्या ये अपने आप मूव करने लग जाएंगे? नो मैम। नो मैम। यानी कि जो प्रोसेसेस हैं वो एक डायरेक्शन में तो होते हैं, दूसरे में पॉसिबल नहीं होते।
लेकिन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो दूसरे प्रोसेस में भी है। तो यही हमारा एडवांटेज है सेकंड लॉ का, कि हमको बताता है कि भाई कौन सा लॉ पॉसिबल है, सॉरी कौन सा प्रोसेस पॉसिबल है और कौन सा नहीं है। ठीक है, उसका रीजन भी देता है। तो दैट इज द सेकंड लॉ। अब बात क्या हुई कि पहले फर्स्ट लॉ आया, फिर सेकंड लॉ आया। अब जब जीरोथ लॉ लोगों के दिमाग में आया तो लगा कि भाई ये तो बहुत ही बेसिक लॉ है, बहुत बेसिक चीज बता रहा है, ये तो फर्स्ट लॉ से भी पहले पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, इसलिए इसका नाम जीरोथ लॉ रख दिया है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना फिफ्थ सिक्स, इट इज जीरोथ। इज दैट ओके? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. तो अब मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि ये आज का हमारा टॉपिक है। तो जैसे जैसे सस्पेंस खुलेगा वैसे वैसे हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। अभी आगे चलते हैं। मैं आपको एक थोड़ा सा, व्हाट द हेल, एक सेकंड रुकना जरा। दैट्स वेरी गुड। एक मिनट रुको, मैंने ये हम्म, ठीक है, चलो हमने ये पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एक थोड़ा सा क्लासिफिकेशन और बताती हूँ मैं आपको। आई होप आपको समझ में आए। अपने पास है थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना बेटा। ये थर्मोडायनेमिक्स दो पार्ट में डिवाइडेड है, या ऐसे समझो उसकी दो ब्रांचेस हैं फर्दर। ठीक है, एक डील करती है मैक्रोस्कोपिक से, स्लाइड शो नहीं हो रही। ओके एक सेकेंड, हाँ मैं एक मिनट देखती हूँ। अभी विजिबल है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, सो thermodynamics has two branches, macroscopic and microscopic। कोई है क्या? ठीक है, माइक्रोस्कोपिक। देखो जैसे इनका नाम भी बोल रहा है, मैक्रो मतलब जो क्वांटिटी ऑफ मैटर या बल्क के साथ डील करते हैं। ठीक है, यहां पर हम बल्क के साथ डील करेंगे, जबकि माइक्रोस्कोपिक में मॉलिक्यूलर लेवल या एटॉमिक लेवल पे बात करेंगे। ठीक है बेटा, ये जो बल्क के साथ डील होता है इसको बोलते हैं क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, इसको बोलेंगे क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। और इस वाली को बोलते हैं जो माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स पे काम करती है, इसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ठीक है, जब आप हायर क्लासेस में जाओगे और आप फिजिक्स को पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा कि जो क्लासिकल सॉरी जो स्टैटिस्टिकल थर्मो मैकेनिक्स है ये एक प्रॉपर बुक है, एक सब्जेक्ट है आपका। ठीक है, फिलहाल आज जो हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। कहीं कहीं पर हम माइक्रोस्कोपिक कुछ फैक्टर्स ले लेंगे। इज दैट फाइन? Yes, ma'am. Yes. चलो ओके, अब देखो ये वाला टॉपिक समझने के लिए ना मैं आपसे तीन चीजों पर बात करूंगी। एक है सिस्टम, एक है सराउंडिंग, और एक है बेटा वॉल या फिर बाउंड्री। एक बात बताओ, इस पूरे यूनिवर्स में वो पर्टिकुलर रीजन, वो पर्टिकुलर एरिया, वो पर्टिकुलर चीज जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, दैट इज सिस्टम। ठीक है, लेट्स से फॉर मी दिस रूम इज सिस्टम। ठीक है, बिकॉज आई एम इंटरेक्टिंग हियर, आई एम मैनेजिंग दिस रूम, एनीथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन हियर आई विल ऑब्जर्व दैट। सो दिस रूम इज अ सिस्टम फॉर मी। ठीक है, जो कुछ भी यहाँ होगा, जो कुछ भी मैं मैनेज कर रही हूँ, तो बेसिकली मेरे रिस्पेक्ट में ये मेरा सिस्टम है।
अब इसके बाहर हर वो चीज, इस रूम के बाहर हर वो चीज जो इसको अफेक्ट कर सकती है, दैट इज सराउंडिंग फॉर मी। ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला, वो हर एक चीज जो इसको अफेक्ट कर सकती है, सपोज कॉरिडोर, आजू बाजू के रूम, ठीक है, या फिर घर, ये इसको अफेक्ट करेगा। अब एक बात बताओ, लंदन में क्या हो रहा है, वहां से कौन सी ट्रेन गई, क्या हुआ, वहां पे कौन सा प्लेन लैंड हुआ, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे, तो दैट इज नॉट सराउंडिंग फॉर मी। इज दैट फाइन? क्योंकि यूजुअली बुक्स में या लोग ऐसे बोल देते हैं कि एवरीथिंग एक्सेप्ट सिस्टम इज सराउंडिंग। नो, only that part is surrounding which is going to influence my system. Is that fine? Yes, ma'am. मैम ठीक है, ठीक है। तो मैं सिस्टम के लिए अगर मैं ऐसा लिखूं कि अंडर एनालिसिस ये जो रीजन है दिस इज सिस्टम, ठीक है, और वो हर चीज जो इसको अफेक्ट करेगी, जो इसके बिहेवियर को चेंज कर सकती है, वो सराउंडिंग है। तो मैं इसकी भी डेफिनेशन लिख देती हूँ थोड़ा सा कि एवरीथिंग दैट कैन इन्फ्लुएंस द सिस्टम, ठीक है, बट नॉट द सिस्टम, सिस्टम नहीं, सिस्टम के अलावा जो भी उसको फैक्टर अफेक्ट करेंगे दैट इज सराउंडिंग, ठीक है। एक छोटा सा डायग्राम देखते हैं जो हम बार बार बनाएंगे आगे भी। सपोज ये वो चीज है जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, लेट्स से दिस Yes, ए, ma'am. और ये इसके आजू बाजू का वो एरिया है जो उसको अफेक्ट कर रहा है। तो बेटा ये हो गया सराउंडिंग, है ना, ये हो गया अपना सिस्टम। अब जो ये वाली चीज है, दिस वन, है ना, ये पूरा जो फ्रेम सा है, ठीक है, ये वो चीज है जो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को अलग कर रही है। दिस इज द वॉल या बाउंड्री। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, वेरी गुड। एक सेकेंड, अब देखो मैं एक बात लिखती हूँ, बताना आपको समझ आई कि नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन किन किन के बीच, इन बिटवीन सराउंडिंग एंड सिस्टम, इस बात पर कि वो किस तरह का इंटरेक्शन कर रहे हैं, हमारे पास 3 टाइप के सिस्टम बनते हैं। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम एंड कॉरेस्पॉन्डिंग टू दीज सिस्टम्स वी हैव 3 काइंड ऑफ वॉल्स। इज दैट फाइन? किस तरीके Yes, का ma'am. इंटरेक्शन हो रहा है, बिल्कुल सिस्टम और सराउंडिंग में, उसके बेसिस पे वी हैव 3 काइंड ऑफ सिस्टम्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट वी हैव 3 काइंड ऑफ वॉल्स। इफ यू हैव नो इश्यूज देन कम हियर। अच्छा एक और चीज, हाँ एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक बात बताओ, इनमें इंटरेक्शन किस किस चीज का हो सकता है भाई? या तो मैटर ये और हीट। बिल्कुल, या तो ये सिस्टम आपस में मैटर को एक्सचेंज कर रहे हो, या फिर ये सिस्टम और सराउंडिंग एक दूसरे के साथ एनर्जी को एक्सचेंज कर रहे हो, ठीक है। तो ये 2 चीजें एक्सचेंज हो सकती है, मैटर एंड एनर्जी। इज दैट फाइन? Yes, ma'am. ठीक है। तो अब अपने को पता है कि वी हैव 3 काइंड ऑफ सिस्टम्स। तो पहले उनके नाम जानने की कोशिश करेंगे कि नेम ऑफ द सिस्टम। हमें पता है कि वो एक्सचेंज क्या कर रहे हैं, मैटर और एनर्जी, ठीक है। अब डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स की कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वॉल या बाउंड्री भी है, तो हम इनको भी लिख देते हैं। अब मैं कोशिश करूंगी आपको बड़े ही सिंपल तरीके से चीज समझाने की, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बताना, नहीं आया तो भी बताना, देखते हैं फिर। अब एक बात बताओ, अपने पास 2-3 चीजें हो सकती है ना। पहली चीज कि जो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच इंटरेक्शन मैटर का भी हो और एनर्जी का भी। दूसरा केस हो सकता है कि मैटर का इंटरेक्शन ना हो कि सिर्फ एनर्जी का इंटरेक्शन। तीसरा केस क्या हो सकता है, ना तो मैटर का इंटरेक्शन हो ना एनर्जी का इंटरेक्शन। इज दैट फाइन? यस मैम। ठीक है। तो बेटा वो सिस्टम जिसमें मैटर और एनर्जी दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं उसको बोलते हैं ओपन सिस्टम, ठीक है। जिधर सिर्फ एनर्जी इंटरेक्ट हो रही है या सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज हो रही है उसको बोलेंगे क्लोज्ड सिस्टम, फाइन। और जिधर ना तो मैटर ना तो एनर्जी, दोनों में से कुछ भी इंटरेक्ट नहीं कर रहा, कुछ भी एक्सचेंज नहीं हो रहा, दैट इज कॉल्ड आइसोलेटेड। ओके, अब बात करते हैं इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग वॉल्स की।
जहां पर मैटर और एनर्जी दोनों पास हो जाए, ओपन सिस्टम है, उसमें जो वॉल होती है उसको बोलते हैं पोरस। ठीक है, जहां पर सिर्फ एनर्जी का इंटरेक्शन रहे उसको बोलेंगे डायाथर्मिक। और बेटा जहां पे सिर्फ आइसोलेटेड सिस्टम है, मतलब ना तो मैटर पास हो रहा ना एनर्जी पास हो रही, वहां की वॉल्स को बोलेंगे एडियाबैटिक वॉल्स। Adiabatic. ठीक है, Yes, हम ma'am. यहाँ पे यूजुअली हीट एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो मैं क्या ऐसे बोल दूं कि यहाँ पे चेंज इन हीट इज जीरो है, क्योंकि एनर्जी कुछ इंटरेक्ट ही नहीं करी, ट्रांसफर ही नहीं हो रही, ना आ रही ना जा रही। इज दैट फाइन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कूल। तो हमको एक चीज समझ में आ गई, ठीक है ना, तीनों नाम समझ में आ गए सिस्टम के, कॉरेस्पॉन्डिंग वॉल्स के नाम याद हो गए। ध्यान रखोगे इस चीज को? Yes, ma'am. चलो बढ़िया। इसी चीज को इन्होंने यहाँ पे और बता दिया, डायग्राम और समझ लो। दिस इज क्लोज सिस्टम, सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज होगी। दिस इज ओपन सिस्टम, एनर्जी और मास दोनों एक्सचेंज होंगे। दिस इज आइसोलेटेड सिस्टम, ना एनर्जी ट्रांसफर करेगी ना मास ट्रांसफर होगा। फाइन? Yes, ma'am. कूल। चलो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, विच इज थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स। इसको हम पढ़ेंगे मैकेनिक्स के रेफरेंस से। एक बात बताओ, हमने पढ़ा था ना मैकेनिक्स में कोई सिस्टम हो, ठीक है, उसकी स्टेट को आप कैसे डिफाइन करते थे? आप पोजीशन बताते थे, आप वेलोसिटी बताते थे, आप डिस्प्लेसमेंट बताते थे, है ना? दिस इज पोजीशन, दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आपको पता है डॉट डबल डॉट क्या है? No, ma'am. ओके, लेट मी टेल यू। बेटा ये जो एक्स डॉट है ये रिप्रेजेंटेशन है dx बाई dt का। ये जो डबल डॉट है ये रिप्रेजेंटेशन है d2x dt2 का। ठीक है, कई बार इक्वेशंस में कई बार यूज हो जाती है, तो इन चीजों को इजीली रिप्रेजेंट कर पाए इसलिए हम इस तरीके का चेंज ऑफ मतलब फॉर्म यूज करते हैं। इसको आप x प्राइम या x डबल प्राइम से भी शो कर सकते हो। इज दैट फाइन? Yes, ma'am. ठीक है, अब एक बात बताओ, आप लोग मैकेनिक्स में इस तरीके के ग्राफ बनाते थे ना? आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते थे, पोजीशन टाइम ग्राफ बनाते थे, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाते थे, ऐसा होता था ना? Yes, ma'am. अब एक बात बताओ, अपने पास थर्मोडायनेमिक्स में भी तो सिस्टम है ना? Yes, इसमें भी ma'am. हमारे पास सिस्टम है। इस सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करने के लिए जिन वैल्यूज के, जिन वेरिएबल्स का यूज होता है उन्हें ही तो थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स बोलेंगे, जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, और भी हो सकते हैं, बट फिलहाल आप इनको जानते हो तो यहीं से बात कर लेते हैं। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर हो सकते हैं ना? Yes, ma'am. यही है थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स। ध्यान से देखो, आप लोगों ने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ जब पढ़ा था तो आपने पीवी डायग्राम्स बनाए थे, आपने वीटी डायग्राम्स बनाए थे, तो आप कनेक्ट कर पा रहे हो ना कि इधर ये सब वेरिएबल्स थे, इधर ये सब वेरिएबल्स हैं। इज दैट फाइन? Yes, ma'am. ठीक है। ओके, एक चीज और बता देती हूँ मैं आपको यहाँ पे। बेटा वेरिएबल्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्सटेंसिव और एक होते हैं इंटेंसिव। ठीक है, एक्सटेंसिव वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो अमाउंट पर डिपेंड करते हैं, जो क्वांटिटी पर डिपेंड करते हैं, या फिर ऐसे बोलो मास ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स, इन सब बातों पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ ये लिख दूं, दे डिपेंड अपॉन क्वांटिटी। इज दैट फाइन? Yes, ma'am. इंटेंसिव क्या हो गए? जो डिपेंड नहीं करते, किस पर? क्वांटिटी पर। ठीक है, अब थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको फील आए इस चीज का। अब सपोज हम बात करते हैं वॉल्यूम की। अब एक बात बताओ, आपने एक ब्लॉक का वॉल्यूम V नोट किया, मैंने उसको आधा काट के अलग कर दिया, तो जो आधा बचा वो V/2 हो गया ना? यानी कि वॉल्यूम अमाउंट पे या क्वांटिटी पे मैटर डिपेंड करता है ना? Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, वहीं पे अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं, मैंने बोला कि इसका टेम्परेचर 30 डिग्री है, आपने मोल्स, आपने थोड़े उसमें से पार्टिकल उठा लिए, उनका टेम्परेचर भी तो 30 डिग्री होगा ना? वो क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ठीक है, तो आपको अभी एक्सटेंसिव इंटेंसिव समझ में आ गया। फाइन?
Yes. चलिए आगे चलते हैं. ओके, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम. बेटा मैंने आपको बताया था हम लोग मैक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, यानी कि हम पूरे सिस्टम की बात करेंगे. तो यहाँ पे मैं सोचो एक सिस्टम है जिसे लेकर आप भाग रहे हो सपोज, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी ना, Yes, ma'am. काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम. और ये क्यों होगी? ड्यू टू द मोशन. ठीक है. अब सपोज इसको हमने किसी हाइट पे रखा हुआ है, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी. Yes, ma'am. है ना, ड्यू टू पोजीशन. कल को आप इसको किसी कहाँ रख दो, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एनर्जी होगी, किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दो तो वो सब होगा. Yes, ma'am. पर ऑन द सरफेस बात करें तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इसके पास होंगी. ठीक है, कॉन्सेप्ट तो यही कहता है. लेकिन पाया क्या गया कि इसके पास एक और एनर्जी थी जिसका नाम था इंटरनल एनर्जी. ठीक है, जो इसके अंदर से थी, इसके पास थी फ्रॉम विद इन. और बेटा ये वो एक फैक्टर है जिसको मैंने आपको बोला था कि हम कुछ कुछ जगहों पर माइक्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट्स भी लाएंगे. ये मॉलिक्यूलर लेवल पर आता है. ठीक है, ये है ड्यू टू मॉलिक्यूल्स. ठीक है, ये आपको नया एक एनर्जी का टर्म मिला, इंटरनल एनर्जी. राइट, जैसे इसका नाम भी बता रहा है, दिस इज एनर्जी दैट लाइज विद इन द सिस्टम. ठीक है, इज दैट कूल? Yes, बोलो. ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है बेटा. अभी आप एक बात बताओ, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी हो सकती है ना. अब देखो काइनेटिक एनर्जी भी कई टाइप की हो सकती है. हो सकता है लीनियर काइनेटिक एनर्जी हो सकता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो सकता है वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी हो. तो कुछ बहुत सारी एनर्जीज हो सकती है. बट अगेन सरफेस पे बात करते हैं, मतलब एनर्जीज की लाइक एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट में देखते हैं. तो काइनेटिक एनर्जी हो सकती है उसके पास, Yes, ma'am. ये है मॉलिक्यूल्स की. Similarly, there could be gravitational potential energy, electrical potential energy, magnetic potential energy, could be a lot of potential energies. But हम again एक थोड़ा सा broader aspect लेके चलते हैं, तो potential energy molecules की हो सकती है. Fine? Yes, तो ma'am. internal energy इन energies का सम होता है. Internal energy को बेटा हम इस symbol से represent करते हैं U. ठीक है, symbol used for internal energy. बताओ आप लोगों को समझ में आई ये चीज? Yes, ma'am. ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं? अंकिता, शैली, इज इट फाइन इंटरनल बेटा? एनर्जी कैसे देखते हैं? Yes, ma'am. मैम, क्या बोल रहे हो शैली? इंटरनल एनर्जी समझा दो. अच्छा, मैंने आपको बोला कि हमको क्या फील हुआ कि हमने देखा सबसे पहले सिस्टम में ये दो तीन एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, लेकिन साथ में एक और एनर्जी आई विच इज ड्यू टू द मॉलिक्यूल्स. भाई कोई भी सिस्टम है वो मॉलिक्यूल से तो बना है ना, भले ही हम कितना माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें, बट उसके अंदर माइक्रोस्कोपिक चीजें भी तो हो रही हैं. तो ये जो इंटरनल एनर्जी है ये भले ही मॉलिक्यूलर कॉन्सेप्ट हो, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू माइक्रोस्कोपिक लेवल. ठीक है. यस मैम. हम्म चलो अब हम पढ़ते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल एंड रियल गैसेस. इससे पहले मुझे ये बताओ, आइडियल गैस में हमने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की बात की थी, तो क्या बात की थी? मैम आइडियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है. और काइनेटिक एनर्जी होती है, राइट? मैम वो होती है. यस मैम. बिल्कुल, काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, क्योंकि इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हम नहीं मानते. ठीक है, तो अगर मैं बेटा इसकी काइनेटिक एनर्जी, सॉरी इंटरनल एनर्जी लिखना चाहूं आइडियल गैस की, तो वो सिर्फ काइनेटिक फैक्टर की वजह से होगी ना. Yes, और ये जो ma'am. काइनेटिक फैक्टर है ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है. तो यानी कि आप ऐसे पढ़ सकते हो क्या इस चीज को, यू आइडियल गैस इज इक्वल टू यू टी, कि यू इज अ फंक्शन ऑफ टी, बोल सकते हैं ना. Yes, ma'am. या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि यू डिपेंड्स अपॉन टी. ठीक है, सिंपल सी बात है. अब मैं आपको ना एक चीज लिख के बता रही हूँ, उसका इस वाली स्लाइड पे तो पॉइंट नहीं है, बट जब हम रियल गैस के लिए पढ़ेंगे तब मतलब है.
तो ठीक है, एक जगह ही पढ़ लेते हैं. सपोज हमने लिखा u इज इक्वल्स टू ut. अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे इसका डिफरेंशियल लिखना है, तो क्या ऐसे लिखा जा सकता है? बताओ, इज इट ओके? समझ में आया आपको क्या है ये? हाँ या ना? मैम आपने यू और टी के आगे डी लिखा है. या ये एक नया सिंबल है और इसको बोलते हैं बेटा पार्शियल डेरिवेटिव. ठीक है, हम अब थोड़ा सा पार्शियल डेरिवेटिव समझेंगे कि क्या होता है. यहां पे समझते हैं. ओके, एक बात बताओ, सपोज हमारे पास एक फंक्शन है जो एक्स पे डिपेंड कर रहा है सिर्फ. ठीक है, सिर्फ एक वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है. अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन लिखना हो तो मैं सिंपल ऐसा लिख सकती हूँ ना? बोलो. Yes, ma'am. ठीक है, यही मैं अगर बोलूं आपसे कि हमारा फंक्शन बेटा खाली एक्स पे नहीं जी पर भी डिपेंड कर रहा है, अब कैसे करोगे? अभी सिर्फ एक्स के चेंज होने पर चेंज नहीं होगा, ये जी के चेंज होने पर भी चेंज होगा. तो जब ऐसा हो कि फंक्शन एक से ज्यादा वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा हो और आपको डेरिवेटिव निकालना हो, तब आप क्या करते हो? ध्यान से सुनना. तब आप क्या करते हो? एक वेरिएबल की कॉरेस्पॉन्डिंग तो डिफरेंशिएट करते हो, लेकिन दूसरे को आप कांस्टेंट मान लेते हो. अब आप क्या कर रहे हो? आप एक को तो डिफरेंशिएट कर रहे हो एक के रिस्पेक्ट में, दूसरे को आपने कांस्टेंट मान लिया. आप पार्शियलिटी कर रहे हो ना, आप पार्शियल हो रहे हो ना, तो इस वाले डेरिवेटिव को पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं. इसको इस तरीके की साइन से रिप्रेजेंट करते हैं. ये डी नहीं है, ऐसा नहीं है मुझे डी बनाना नहीं आता, इसका सिंबल ही ये है, दिस वन. ठीक है, सबसे पहले आपने y जो आपका फंक्शन है उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, कीपिंग z कांस्टेंट. ठीक है, z को कांस्टेंट रखा, यहाँ dx आ गया. इसे ऐसे ही लिखा जाता है बेटा. फिर आपने y को z की कॉन्सेप्ट z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया पार्शियल, क्योंकि आपने x को यहाँ कांस्टेंट माना है. दिस इज dz. इज दैट फाइन? एक बार मैं आपको ये लिख के बता देती हूँ कि जो मैंने लिखा है ना डेल्टा वाई डेल्टा एक्स और यहाँ पे z, इसको ऐसे पढ़ते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y with respect to with respect to x. अब ये चीज ध्यान रखना, ये जो मैंने ब्रैकेट में नीचे z लिखा है ना, कीपिंग z कांस्टेंट. इज दैट ओके? बताओ बच्चों. Yes, ma'am. मैम ये एक बार काफी दोबारा बता दो. ओके. नया कॉन्सेप्ट है, आई नो, समझने में थोड़ा सा इशू आएगा. मैंने आपको क्या बताया, ये वाला जो हमारा फर्स्ट केस है, इसमें y सिर्फ और सिर्फ x पर डिपेंड कर रहा है. एक वेरिएबल पे x चेंज करोगे y चेंज होगा. आप चेंज का रेट भी निकाल सकते हो. अगर हमें चेंज का रेट निकालना है तो हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं, है ना? अगर हमें वेलोसिटी की चेंज का रेट निकालना था, मतलब एक्सेलरेशन निकालना था, हमने क्या करा था? डिफरेंशिएट किया था ना. Yes, Yes. ma'am. ठीक है, तो हमने यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिया, सिंपल है, हो जाएगा. ऐसे तो करोगे डिफरेंशिएट. यस मैम. Yes, ma'am. ठीक है. अब अगर मैं आपसे कहूं कि जो हमारा फंक्शन है वो एक वेरिएबल पे नहीं, दो से ज्यादा वेरिएबल्स पे या एक से ज्यादा वेरिएबल पे डिपेंड करता है, अब आप कैसे चेंज निकालोगे? क्योंकि अभी फंक्शन सिर्फ एक वेरिएबल नहीं, दो तीन वेरिएबल के चेंज होने पे भी चेंज होगा ना. एक्स में भी चेंज हो रहा है, वाई में भी चेंज हो रहा है, जी में भी चेंज हो रहा है. अब कैसे निकालोगे? तो इस केसेस में, ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं? हम पार्शियल डेरिवेटिव यूज करते हैं, हम पार्शियलिटी करते हैं. हम क्या करते हैं? सबसे पहले एक कांस्टेंट को पकड़ते हैं कि चलो हमें तो एक कांस्टेंट डील करना आता है इन वाले तरीकों से, तो हम एक एक ही करेंगे. हमने एक को किया, दूसरे को कांस्टेंट मान लिया. हम क्या कंसीडर करें? सिर्फ एक्स में चेंज हो रहा है, बाकी और कुछ हो ही नहीं रहा चेंज. लेकिन हमको पता है ऐसा नहीं होता भाई, चेंज तो सब में हो रहा है. सोचो 3D में अपन बैठे हैं, मतलब बाकी 3D में बैठे हैं, अगर हम चले हिले थोड़ा तो x भी चेंज होगा, y भी चेंज होगा, z भी चेंज होगा ना.
Yes, ma'am. लेकिन मैं आपसे कहूं कि अभी आप स्पीड निकालो सिर्फ ऐसे कि x में चेंज मानो, y और z को कांस्टेंट रख लो, तो आपको पता है ये पार्शियली सही है, कंप्लीटली सही नहीं है ना? Yes, ma'am. तो पहले तो नाम क्लियर हो गया, पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, अब बस खेल ये है कि हम पहले फंक्शन को एक वेरिएबल, जैसे यहाँ पे मैंने x लिया, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि पार्शियल है इसलिए हमने ये ऐसे, और समझो और बदतमीजी करते हैं कि ये d ऐसे स्टैंड बिल्कुल सीधा खड़ा है, ठीक है, इसको पार्शियलिटी करके झुक गया है ना, शेम। ठीक है, तो यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव आ गया, y को हमने x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेट किया, कीपिंग z कांस्टेंट। जब भी आप किसी ब्रैकेट के नीचे कोई वेरिएबल लिखते हो तो उसका मतलब होता है कि आपने ब्रैकेट के अंदर जो भी किया है वो इस चीज को कांस्टेंट मान के किया है। इज दैट फाइन? Yes, ma'am. तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी अब? तन्वी, इज इट ओके बेटा? Yes, Ma'am. ma'am. हाँ, कोई मैम बोल लास्ट, रहा है? मैम लास्ट स्लाइड। दिस वन। Excuse me, ma'am. हाँ जी, मैम जो ये पार्शियल डेरिवेटिव है, ये इसको हम सोल्व कैसे करेंगे? एक मिनट, आगे कर दूं मुकुल स्लाइड? यस मैम। ठीक है, वैसे बेटा ये आपकी 12th का टॉपिक है मैथ्स में, तो ज्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। हल्का सा मैं बता देती हूँ, जैसे कि अगर मैं इसी फंक्शन को सॉल्व करने बैठ जाऊं तो ये मुझे बस ऐसे दिख जाएगा। ठीक है, और इसमें लेयर्स होती हैं और काम होता है, बट बेसिक बेसिक ऐसा आप समझ सकते हो। ठीक है, जब मैंने ये वाली चीज लिखी तो मैंने इसको हटा ही दिया, कोई मतलब ही नहीं, इसको लिखा तो इसको हटा दिया, ऐसा है। बाकी इसको आप बस ऐसे समझो, आपको बेसिक चीज जितनी बताई है उतनी समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये आपका प्रॉपर टॉपिक है। अभी तो मुझे जितना चाहिए था मैंने उतना बता दिया। ठीक है, Yes, ma'am. चलो बढ़िया। अब हम बात करते हैं फॉर रियल गैस। अब बेटा रियल गैस के लिए हमने क्या पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, क्योंकि यहाँ पर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को नेग्लेक्ट नहीं करते, दोनों चीजें होंगी। तो इस बार जो इंटरनल एनर्जी बनेगी वो काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों की वजह से बनेगी। बेटा ये बोलते हैं कि जो ये एनर्जी है ये टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये फंक्शन दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, जैसे ये वाला कर रहा था। तो अगर मैं अब डी यू लिखना चाहूं तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकती हूं, पार्शियली डेरिवेटिव u विद रिस्पेक्ट टू t कीपिंग v कांस्टेंट, प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u with respect to v keeping t constant. Is it okay? Yes, ma'am. चलो, Yes, बढ़िया। ma'am. बस अगर आपको एक समझ में नहीं आया ना, आपको भी और कंफ्यूजन हो रहा है, तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, छोड़ देना, टेंशन नहीं लेना बस। ठीक है, आगे चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द हीट्स। हीट हमने इतनी बार और इतने ज्यादा अच्छे से पढ़ा है, मुझे लगता है कि अब मैं टॉपिक लिखूंगी और आप बताओगे क्या होता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। बताओ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? Heat required to raise temperature of unit substance by 1 degree Celsius. Very good, Tanvi. That amount of heat which is required to raise the temperature of unit mass, है ना, by 1 degree centigrade. एक यूनिट मतलब बेसिकली यूनिट मास का, आप किलोग्राम ग्राम जिसमें भी लो, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए। जैसे कि अगर मैं जूल किलोग्राम पर सेंटीग्रेड की बात करूं तो 1 किलोग्राम का 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, दैट इज दी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बेटा हमने थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी पढ़ी थी, वो क्या था बताओ भाई? ये स्पेसिफिक आ गया वर्ड, यानी कि
ज्यादा इसमें डिटेलिंग थी, यहाँ पे स्पेसिफिक वर्ड नहीं है, इसमें एक डिटेलिंग नहीं है। क्या डिटेलिंग नहीं है? मास नहीं है। मास नहीं है। हाँ, यहाँ पे ये डिटेल नहीं है कि मास कितना लो। यहाँ पे बोला है दैट अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ m मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, m मास ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। सिमिलरली एक होता है मोलर हीट कैपेसिटी। इसको मैंने यहाँ एक्सप्लेन नहीं करा है क्योंकि मैंने थर्मल फिजिक्स में थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में काफी अच्छे से बताया था जब कैलोरीमेट्री पढ़ी थी हमने। It is that amount of heat which is required to raise the temperature of n moles, n moles by 1 degree centigrade. Is that fine? Yes. बेटा हमने Yes, कुछ ma'am. फॉर्मूले भी पढ़े थे। हमने पढ़ा था Q is equals to m small c change in temperature. मैंने आपको बताया था m small c is capital C which is heat capacity, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि Q is equals to C into change in temperature. I hope आपको याद है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब एक बात बताओ, इनमें से इन तीनों में से कौन सा एक्सटेंसिव है, कौन सा इंटेंसिव वेरिएबल है? एक्सटेंसिव इंटेंसिव है थर्मोडायनेमिकल में पढ़े थे हमने, अभी पढ़े थे रिसेंटली, अभी इसी स्लाइड में। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव है। ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटेंसिव है क्योंकि ये डिपेंड नहीं कर रहा क्वांटिटी पर। इंटेंसिव वो थे जिन्हें क्वांटिटी से फर्क नहीं पड़ रहा था कितनी भी हो। ठीक है, यहाँ पे देखो क्वांटिटी है ही नहीं, हमने तो यूनिट मास लिया है। लेकिन हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी दोनों ही क्या है, एक्सटेंसिव है। इज दैट ओके? Yes, ma'am. क्योंकि ये m मास और ये n मोल्स पे डिपेंड कर रहा है। चलो बढ़िया, ओके। लेट्स टॉक अबाउट थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। एक बात बताओ, सॉरी मैं मतलब एक चीज बताती हूँ। हम किसी भी सिस्टम को थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में तब बोलेंगे जब उसके अंदर 3 काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहे हो एक साथ। 3 तरह के इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहे हो। सबसे पहला मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। दूसरा थर्मल इक्विलिब्रियम, और बेटा तीसरा केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? जिसके अंदर नेट फोर्स 0 हो, या आप ऐसे बोल दो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 है। ठीक है, यहां नेट टॉर्क 0 है या फिर सेंटर ऑफ मास का एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है। आई होप आपको सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बातें याद हैं। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम हम नहीं बताएंगे क्योंकि वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट स्लाइड। इसके बाद की स्लाइड यही है, यही हमारा टॉपिक था, इसलिए ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा गया है। ओके, अब हम बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम ये बोलता है कि कभी जब भी कोई सिस्टम किसी भी तरीके के स्पॉन्टेनियस चेंज में नहीं जा रहा है, केमिकली उसमें कोई भी रिएक्शन वगैरह कुछ नहीं हो रही है, बैलेंस्ड है, दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, व्हेन सिस्टम doesn't undergo any spontaneous change. Is that fine? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, अब एक बात बताओ, आप लोगों का कोई आइडिया है थर्मल इक्विलिब्रियम को लेके? मतलब कुछ डेफिनेशन वगैरह हो, कुछ समझ में आ रहा हो? जो टेम्परेचर इक्वल हो जाता है। ओके, काफी आप भी यही बोल रहे हो बेटा? Yes, ma'am. ओके, मुकुल बोल रहा है नो चेंज इन हीट। तो बेटा मुकुल आपका भी मतलब यही हो गया। ठीक है, यूजुअली बच्चों का यही डेफिनेशन होता है क्योंकि उन्हें लगता है थर्मल इक्विलिब्रियम इज व्हाट टेम्परेचर डिफरेंस इज 0। बट लेट मी टेल यू वन थिंग। अब आप ये समझो कि हमारा ये जो सिस्टम है इसमें 2 काम हो सकते हैं बेटा। पहला काम क्या हो सकता है कि या तो इसके अंदर हीट ट्रांसफर हो रहा होगा, है ना, और दूसरा काम क्या हो सकता है कि इसके अंदर हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। भाई 2 ही तो काम हो सकते हैं।
ठीक है, हो ही नहीं रहा। अब एक बात बताओ, जब हीट ट्रांसफर हो रहा है, हाँ, तो जो भी आप बोलो ना अभी मुकुल, आपने जो भी बोला सिस्टम सराउंडिंग नो चेंज इन हीट, वो सब बातें यहाँ पे काम आती है। आप लोगों ने बोला ना कि दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाना चाहिए, टेम्परेचर डिफरेंस 0 हो, बिल्कुल सही है, यहाँ आ गया। बट व्हाट अबाउट देयर इज नो हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर नहीं करी, उसमें क्या होगा? तो उसमें क्या है कि आपकी डेफिनेशन के विपरीत, उसके अपोजिट भी थर्मल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, ये दोनों ही स्टेट्स थर्मल इक्विलिब्रियम बता रही हैं, यानी कि इट इज टाइम टू डिफाइन थर्मल इक्विलिब्रियम इन इट्स करेक्ट सेंस। बेटा थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब टाइम के साथ सिस्टम की थर्मोडायनेमिकल स्टेट चेंज ना हो। देखो, व्हेन देयर इज नो चेंज इन thermodynamical state of the system। बताओ बेटा, ये क्लियर हुआ कि नहीं, फील आई कि नहीं? यस मैम। ठीक है, जिनको Yes, नहीं ma'am. आई कोई दिक्कत नहीं है, अभी आती है। एक बात बताओ, हमारे पास एक सिस्टम है, लेट्स से ए, ठीक है, और इसके चारों ओर जो वॉल है वो है एडियाबेटिक वॉल। हमें पता है ना एडियाबेटिक कौन सी वॉल है, जो ना तो सॉरी, जो ना तो Energy मैटर और- ट्रांसफर होने देती और ना एनर्जी। Yes, ठीक ma'am. है, अब हमने अपनी घड़ी स्टार्ट करी एट t इज इक्वल्स टू 0, और हमने क्या नोट किया कि इस टाइम पर जो इसकी स्टेट है, आई होप आप समझ गए होंगे थर्मोडायनेमिकल स्टेट के जो वेरिएबल्स बताते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, वो ये है। ठीक है, दिस इज द स्टेट, क्या बोलते हैं इसे? थर्मोडायनेमिकल स्टेट। इज दैट ओके? Yes, ma'am. ठीक है, अब आप लोग ना छुट्टी पर गए, घूम फिर कर आए, खेले कूदे, रेस्ट किया, उसके बाद आपने इसे 30-35 दिन बाद देखा, इनफाइनाइट टाइम बाद आपने इस बॉक्स को देखा, आपने क्या देखा कि अब भी इसका प्रेशर पी ए ही है, वॉल्यूम भी ए ही है और टेम्परेचर टी ए ही है। यानी कि विद द टाइम इसकी स्टेट में चेंज नहीं आया, इसलिए ये किस में है? बोलो। Thermal equilibrium. और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आइसोलेट करके ही रखो तभी आपको मिलेगा। देखो, हम एक सेटअप ऐसा देखते हैं जिसमें हम दो सिस्टम साथ में रख दे रहे हैं। बेटा इसके बाद कोई क्लास है? Yes, ma'am. ओके, ठीक है, ये रहा ए सिस्टम, ये रहा बी सिस्टम, और ये जितनी भी वॉल है ये क्या है? एडियाबेटिक वॉल है। ठीक है, अब वही काम करो, t इज इक्वल्स टू 0 पर आप इनकी स्टेट्स देखो, तो यहाँ पे पी ए वी ए टी ए, और इसकी मिली पीबी वीबी और टी। ठीक है, वही घूम फिर के आओ, मस्त आराम से देखो इसको, इनफाइनाइट टाइम बाद स्टेट्स में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि हीट ट्रांसफर तो अब भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी किसमें है? थर्मल इक्विलिब्रियम। Thermal इज दैट फाइन? equilibrium. Yes, ma'am. Yes, अभी ma'am. एक केस देखते हैं जिसमें हीट ट्रांसफर हो रही हो। एक मिनट, हाँ, ठीक है, सपोज वी हैव अ सिस्टम हियर, और सिस्टम छोड़ो, अपनी चाय का कप है ये, ठीक है, अब इसको हम रूम में लेकर आए, तो चाय इज द सिस्टम, चाय के कप का मटेरियल इज द बाउंड्री। ठीक है, एग्जांपल के साथ देखेंगे। इस बार ये जो वॉल है, ये वॉल हो जाएगी डायाथर्मिक। डायाथर्मिक कौन सी वॉल होती है? जो एनर्जी का ट्रांसफर होने देती है। ठीक है, और ये है हमारी सराउंडिंग, यानी कि हमारा रूम। ठीक है, दिस इज दी सराउंडिंग, या फिर आप रूम बोल दो, और ऐसा बोलो कि सराउंडिंग का टेम्परेचर है थीटा। हमने डायाथर्मिक वॉल वाली जो सिस्टम है, इसका टाइम इनिशियल टाइम पे इसकी स्टेट देखी, इट इज पी ए वी ए एंड टी ए।
हम किसी टाइम t बाद आए, ठीक है, हमने क्या देखा कि प्रेशर चेंज होके p प्राइम में हो गया, वॉल्यूम चेंज होके v प्राइम में हो गया और टेम्परेचर चेंज होके थीटा हो गया। बेटा ये जो ये वाला टाइम है t इज इक्वल्स टू 0 से t इज इक्वल्स टू t तक, इस टाइम के अंदर हमारा सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं था। इसके बाद से थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे आ गया है। आपने ये सारी चीजें थ्योरी ऑफ एक्सचेंज में पढ़ी है, याद करो, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में पढ़ी है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। इज दैट फाइन? Yes, ma'am. यहां पर आपके सिस्टम का टेम्परेचर और आपकी सराउंडिंग का टेम्परेचर बेटा ये बराबर है। तो आपने जो डेफिनेशन की थी वो सही है, लेकिन हीट ट्रांसफर जहां हो रही है उस केस में। इज दैट ओके? यस मैम। ठीक है, ये डायग्राम हमने कितनी बार पढ़ा है। दिस इज θ1 टेम्परेचर, θ2 टेम्परेचर, प्रोवाइडिंग θ1 is greater than θ2 when they got a chance to interact with each other and there is a common temperature theta. ये हीट लॉस बराबर हीट गेन हमने प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री में पढ़ा यस है ना। मैम। हमने ये डायग्राम हीट ट्रांसफर के केस में पढ़ा, हमने डायग्राम कैलोरीमेट्री में पढ़ा। तो आई होप ये आपको याद हो। हम इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे चलते हैं। Yes, ma'am. चलो हम कोशिश करते हैं हमें समझ में आए थर्मोडायनेमिक्स का एक लॉ। देखो हमारे पास ये एक सेटअप है जो बहुत गंदा बना है। एक मिनट रुको। ठीक है, यहाँ पे ए सिस्टम, यहाँ पे बी सिस्टम। ये जो मैंने येलो कलर से वॉल्स बनाई है ना बेटा, ये है एडियाबैटिक, यानी कि ये हीट या मेटल कुछ भी ट्रांसफर होने नहीं देंगे। ठीक है, और ये जो मैंने ब्लू कलर से वॉल बनाई है, दिस इज मतलब ये जो ब्लू कलर से इनके बीच बनाई है। ठीक है, बाकी वाली एडियाबैटिक ही है, ऐसे समझ लो। समझ गए ना? मतलब ये एडियाबैटिक है, ठीक है, इनके साथ जो कांटेक्ट में है वो एडियाबैटिक नहीं है। तो हमारी जो ब्लू वॉल है दिस इज डायथर्मिक। ठीक, अब कुछ टाइम के लिए भूल जाओ कि हमें टेम्परेचर पता है कि टेम्परेचर क्या होता है, हमें नहीं पता। क्योंकि जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं उस टाइम टेम्परेचर किसी को नहीं पता था कि कुछ चीज होती है। उन्होंने क्या देखा, इस टाइप का एक सेटअप लिया और उन्होंने देखा कि स्टार्टिंग में इनके बीच किसी तरीके का कुछ एक्सचेंज हो रहा था, कुछ चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, कुछ चेंजेस हो रहे हैं। एक टाइम बाद ये चेंजेस होने बंद हो गए। ठीक है, उन्होंने उस टाइम पे क्या किया, इस सी वाले सिस्टम को हटा दिया। ठीक है, सी वाले सिस्टम को हटाकर बाकी सिस्टम में थोड़ा सा चेंज करके ऐसे रख दिया। ठीक है, ए और बी। अब ए और बी बाकी सब तरफ से तो एडियाबैटिक वॉल्स है, लेकिन इनके बीच डायथर्मिक वॉल रख दी। अब क्या देखा कि इस पॉइंट पे भी कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, कुछ एक्सचेंज नहीं हुआ। ये पोजीशन कब आई, जब यहाँ पे एक्सचेंज होना बंद हो गया था। तब हमने ये वाली वॉल हटा के, एडियाबैटिक वॉल हटा के डायथर्मिक वॉल इंट्रोड्यूस करी। कुछ भी नहीं हो रहा था। तो अब लोगों ने सोचा कि भाई ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। उनका ध्यान गया, कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज थी जो इनिशियली तीनों में अलग थी, कुछ टाइम बाद तीनों में सेम हो गई। और इस चीज के सेम होने की वजह से कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो रहा, कोई भी एक्सचेंज नहीं हो रहा। ठीक है, अगर वो चीज डिफरेंट है तभी तक इंटरेक्शन है। तब लोगों ने इस एक टर्म को इंट्रोड्यूस किया विच इज टेम्परेचर। तब बोला कि टेम्परेचर स्टार्टिंग में अलग अलग था, इसलिए हीट एक्सचेंज चल रहा था। जैसे ही टेम्परेचर सेम हुआ, हीट एक्सचेंज बंद हो गया। और इन दोनों ने हीट एक्सचेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि सपोज इसका टेम्परेचर टी हो गया, इसका भी टी हो गया, इसका भी टी हो गया। जब आपने यहां पर रखा
तब दोनों का ही टेम्परेचर सेम था, इसलिए कोई तरीके का एक्सचेंज नहीं हुआ। हमें समझ में आई बात? Yes, ma'am. ठीक है, तो बेसिकली हमें एक चीज समझ में आनी चाहिए इससे कि अगर कोई दो बॉडीज ए और बी किसी थर्ड बॉडी के साथ इक्विलिब्रियम में है, कौन से? थर्मल इक्विलिब्रियम में। अगर ए और सी सेपरेटली एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी और सी भी सेपरेटली एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, वर्ड ध्यान रखना, सेपरेटली सेपरेटली, तो नेचुरल है, ऑब्वियस है कि ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में लाई करेंगे। क्या हमें चीज समझ में आई? Yes, ma'am. अगर हमें ये चीज समझ में आती है, इसका मतलब है कि हमें ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझ में आता है, क्योंकि वो यही कहता है कि इफ टू बॉडीज, लेट्स से ए एंड बी, आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम सेपरेटली with third system C, then those two bodies are also in thermal equilibrium. ठीक है, अगर आपको चीज समझ में आती है तो फटाफट से लाइन पढ़ते हैं, कुछ कुछ स्लाइड्स हैं, इनको फटाफट से पढ़ते हैं। यहाँ पे ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का बेटा डेफिनेशन दिया हुआ है। It states that if two systems A and B are separately in thermal equilibrium with a third system C, this is very important. This word is very important. Then A and B are also in thermal equilibrium with each other. Clear है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, आगे चलते हैं। ओके मुकुल, अब बताओ ऑब्जर्वेशन क्या थी हमारी? ऑब्जर्वेशन यही तो थी, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट व्हेन एडियाबैटिक वॉल बिटवीन ए एंड बी इज रिप्लेस्ड विद डायथर्मिक वॉल। कुछ भी हीट का ट्रांसफर नहीं हुआ था, यही तो ऑब्जर्वेशन थी, है ना? Yes, ma'am. इस ऑब्जर्वेशन की वजह से वी गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, जिसका क्या था कि कोई ना कोई ऐसी स्केलर क्वांटिटी एग्जिस्ट कर रही है जो हर सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है, विच इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑल थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स। ठीक है, जो हर सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है, जिसके इक्वल होने पर ही आपको थर्मल इक्विलिब्रियम मिलता है। लेकिन आपको पता है ये सिर्फ उन केसेस में जहां पर हीट ट्रांसफर हो रही है, क्योंकि जहां हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है वहां डिफरेंट टेम्परेचर्स पर भी थर्मल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो सकता है। इज दैट फाइन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके देन, थैंक यू। आई होप आपको क्लियर हो गई वो चीजें। Yes, Yes. ma'am. ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछो, अदरवाइज क्लासेस ओवर। Okay, thank you, ma'am. वेलकम बेटा, Bye, ma'am. बाय बाय। वेलकम मुकुल।